नहीं समझ में आया हो तो। हाँ यस सर, रिवाइज करा देंगे तो सही रहेगा। हाँ अब शुरू से ही शुरू करता हूँ, क्या ही करना है। उसका वर्जन जो 3 है ना, उसको अगर हम लोग लेके चलेंगे थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा। मैं लेटेस्ट वर्जन ले चलूँ सर जिस पे आपको सर कंफर्ट लगे। नहीं, कंफर्ट वाली बात नहीं है, बात ये ना समझने वाली। तो अगर उस नए वाले वर्जन में ना थोड़ा कस्टमाइजेशन एंड कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, और जो पुराना वर्जन था ना थोड़ा सा बहुत प्लेन था एंड सिंपल था चीजों को उसमें करना। तो वही सोच रहा हूँ पुराने से ही शुरू करूँ, यस सर। क्योंकि उसमें जो फाइल्स जनरेट होते हैं ना तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज होती है, तो उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी और ज्यादा हो जाती है। हाँ सर, जिससे क्लियर हो सके उसी को लेके चलिए। सही सोच रहा था। हाँ स्क्रीन दिख रही। हाँ सर। नोड.जेएस इंस्टॉल है सिस्टम में। इंस्टॉल किया नोड.जेएस। सर अभी कर ले रहा हूँ। हाँ कर लो। काफी मतलब सारे काम उसी पे होंगे। के डायरेक्टरी टेलविंड टेलविंड, ठीक है। तो ये जो वर्जन 4 था टेलविंड का अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो वर्जन 3 पे ही चलते हैं ताकि समझने में आसान होगा। फिर वर्जन 4 तो 3 समझ गया तो 4 में तो आसान ही आसान है। गेट स्टार्टेड एंड देन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। देखो, तो हमारे पास इसके कई सारे तरीके हैं। CLI जो होता है हमारा कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस इंटरफेस, ठीक है। तो CLI जो हमारा CMD में ही सारी चीज़ चलती हैं। एंड पोस्ट CSS ये भी एक फ्रेमवर्क है। एंड फ्रेमवर्क गाइड्स, अगर और भी चीज़ों के साथ यूज करना चाहते हो तो कैसे Next.js, Laravel, Vite इन सब चीज़ों के साथ शेयर करना है। तो अगला सेटअप तो हमारा Vite का होगा, बट हम लोग CLI से चलते हैं। हेलो सर। हाँ सर तो टेलिन स्टार्ट करना चाह रहा था, शुरू से थोड़ा सा टेलिन के बारे में स्टार्ट कर देते सर। क्योंकि सर कल के जो लास्ट क्लास था सर, मेरा नेटवर्क इशू था, तो लास्ट में सर मैंने क्लास नहीं अटेंड कर पाया था। अच्छा ठीक है। तो शुरू से थोड़ा सर टेलिन हेलो सर। हाँ सर ये एक बार इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख लेते सर, मतलब कि डायरेक्ट इंस्टॉल करके रख ले। मतलब डायरेक्ट इंस्टॉल सर करना ये पर देखो ये प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है। जितना प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमको। अच्छा सर। ग्लोबली भी सर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर टेलविन का CLI इंस्टॉल कर लो तो ग्लोबली रन करने लगता है फिर, नहीं सर तो हम डिपेंड प्रोजेक्ट करता है प्रोजेक्ट पे चलेंगे कैसे। लेकिन। हाँ सर डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोजेक्ट है। नहीं, देखो हाँ किस टाइप का प्रोजेक्ट है उस पर ये डिपेंड नहीं करता, बस उसका इंस्टॉलेशन एंड सेटअप डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ये हर प्रोजेक्ट के साथ कंपैटिबल है। लाइक प्लेन HTML पे भी काम कर रहे हो तो उससे भी आप कर सकते हो। अब जो हमारे नए नए फ्रेमवर्क है, वीट हो गया, बंडलर एंड Next.js हो गया, उन सब पे भी आप काम कर सकते हो इससे इजीली। बस ये है कि हर एक प्लेटफॉर्म के साथ इसका वर्क करने का तरीका बदल जाता है। लाइक हमारा ये जो CLI है उस पर थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है। एंड पोस्ट CSS, तो ठीक है, ये भी एक फ्रेमवर्क है। एंड देन फ्रेमवर्क गाइड्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि आप किस फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हो एंड उसका सेटअप, ठीक है। तो काफी ज्यादा फ्रेमवर्क है, रिमिक्स है, Next.js है, Laravel है, वीट है, ठीक है। तो अभी हम लोग HTML CSS पे ही चल रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि HTML पे कैसे इसको चलाएं, है ना। तो जैसा कि ओके मैंने सर। बताया कि टेलविन CSS है, तो जैसा कि बात है ये CSS ही है, बट ये है कि थोड़ा सा ये हमको एक अच्छा फ्रेमवर्क मिल जाता है जिसमें यूटिलाइजेशन से हम CSS लिखना हमारा और इजी हो जाता है। लाइक हमारा जो पहले का तरीका था, हम लोग फाइल बनाते थे एंड देन एक और CSS फाइल बनाते थे, फिर क्लास ID क्रिएट करना एंड देन जाके CSS में CSS लिखना, ठीक है। तो उन सब प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई कर देता है कि हमको CSS फाइल पे जाने की जरूरत ही नहीं।
हम लोग जो भी चीजें लिखे हैं डायरेक्ट HTML में क्लासेस ऐड करते जाएंगे एंड उसका वो एक CSS फाइल जनरेट कर देगा। ठीक है, तो वो कैसे जनरेट करेगा, यहाँ पे इसका प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा जो भी HTML फाइल है उसको स्कैन करेगा एंड स्कैन करने के बाद इसको जो भी यूटिलिटी क्लास दिखेंगे उसके हिसाब से एक नया CSS क्लास जनरेट कर देगा हमारे आउटपुट फाइल में एंड वही आउटपुट फाइल हम अपने HTML में यूज करेंगे जो कि एक CSS ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि बता दे रहा हूँ कि जो टेलविन CSS है ये आपका Node.js पे चलता है, तो आपको Node.js इंस्टॉल ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेस लिखा है टेलविन CSS वर्क्स बाय स्कैनिंग ऑल योर HTML फाइल्स, जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स जो कि हमारे रिएक्ट में आता है एंड एनी अदर टेम्पलेट्स फॉर क्लास नेम। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके लिए सर्च करता है, क्लास नेम्स। ठीक, तो आपको पूरे HTML में जो भी क्लास नेम्स होगा, जो भी उसमें यूटिलिटी क्लास हो गई, वो उसको रीड करेगा एंड देन उसके रिलेटिव में एक CSS में एक क्लास वो क्रिएट कर देगा जनरेटिंग टू द करेस्पॉन्डिंग स्टाइल्स। ठीक है, तो जो यूटिलिटी क्लास होगी उसके हिसाब से स्टाइल वो जनरेट कर देगा एंड देन राइटिंग देम इनटू ए स्टैटिक CSS फाइल। ठीक है, तो हम लोग क्यों यूज करें, सिंपल सा आसान है भाई, डेवलपमेंट फास्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा एंड रिलायबल होगा। लाइक हम इसमें जो चीजें कोड लिखेंगे ना सारे ब्राउजर से कंपैटिबल होगा, है ना। नहीं तो हम उस तरह से चीजें कोड लिखते हैं तो हमको मोजिला फायरफॉक्स एंड और भी ब्राउजर होते हैं, सबका अलग अलग से एक अलग से CSS फाइल लिखना पड़ता है, बट हमको यहाँ पे उस सब चीजों को ध्यान नहीं देते हुए हम सिर्फ एक सिंगल क्लास लिखेंगे और वो सारे ब्राउजर से आउटपुट जनरेट कर देता है। तो अब देखते हैं कि इसको HTML फाइल देखते हैं कोई कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि नाम है, हम लोग टेलविन CLI से शुरू करते हैं। द सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू गेट अवर रनिंग CSS टेलविन फ्रॉम द स्क्रैच इज टेलविन CLI टूल। तो अब इसका CLI है, कमांड लाइन में हमको रन कराना होता है, तो देखते हैं कैसे सेटअप इसका होता है। जूम इन कर लेता हूँ, तो सिंपल एक फाइल मैंने बना ली एंड लिखना npm init। ठीक है, तो npm init करती है पैकेज को, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, लाइक पैकेज का हम लोग, या फिर पैकेज बनाने की जरूरत नहीं, फोल्डर हम डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। सिंपली npm इंस्टॉल टेलविन CSS एंड इसका वर्जन नेम है @3। ठीक है, इंस्टॉल कर दो तो एक package.json नाम की फाइल जनरेट कर देगा। मैं फोल्डर चेंज करना भूल गया। फाइल एक्सप्लोरर मुझे इसके अंदर करना था, कोई ना मूव कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो हम उस वाले फोल्डर में एंटर करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स ये जो फोल्डर है उसमें जो भी हमारा टेलविन का या फिर Node.js का जो सारे मॉड्यूल्स है, जो भी फाइल्स होती हैं वो डाउनलोड होकर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में जाता है। ये Node.js के प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही वर्क करती चीजें, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है जिसमें हमारी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिसको हम यूटिलाइज करने वाले अपने प्रोजेक्ट में, एंड देन एक पैकेज log.json एंड package.json। ठीक है, तो ये थोड़ा हम लोग इन सबको फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग रिएक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जान देते हैं जो package.json है ना, ये सारे पैकेजेस का ट्रैक रखता है कि कौन सा पैकेज है, उसका क्या वर्जन है। ठीक है, और किसकी क्या डिपेंडेंसी है, लाइक हमारा जो टेलविन CSS है वो डेव डिपेंडेंसी है, मतलब कि ये डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, मतलब इसकी जो जरूरत पड़ेगी डेवलपमेंट के टाइम ही, प्रोडक्शन के टाइम हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सर्वर पे इसको नहीं इंस्टॉल करता है। ठीक है, एंड देन पैकेज log.json मतलब इसमें हम वर्जन लॉक कर देते हैं कि कौन सा पैकेज है, उनका क्या वर्जन है, और जो भी प्रोजेक्ट हम फ्यूचर में अगर रिक्रिएट करते हैं तो वही सारे वर्जन के फाइल्स डाउनलोड होगी। लाइक देखो टेलविन CSS का इसमें ये वर्जन को लॉक कर देता है। ठीक है, तो सेटअप इसका शुरू करते हैं। तो टेलविन इंस्टॉल हो गया एंड देन npx टेलविन CSS init, जैसा कि मैंने बताया था कि जो टेलविन है एक CLI क्रिएट कर देता है, तो ये हमारा टेलविन CSS का CLI है, तो उसको हम लोग रन करा देते हैं, सेम फोल्डर में है ना। हाँ, ठीक है, अब उसको रन कराते ही जैसा कि इसने लिखा था कि इसको रन करते ही हमको एक tailwind.config.js के नाम से फाइल मिलेगी जहाँ पे हम सारे टेलविन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसको भी देखेंगे इसको कहाँ पे यूटिलाइजेशन करना है। एंड देन अगला प्रोसेस ये क्या कह रहा है, ये कंटेंट मॉडिफाई करने का। ठीक है,
तो कंटेंट इन द सेंस यहाँ पे हमको वो पाथ देना होता है जहाँ पे हमारे HTML फाइल या फिर JSX या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल होने वाले हैं, ठीक है। देखने से ही लग रहा है कि इसने एक एरे दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब हम मल्टीपल पाथ दे सकते हैं जिसको ये स्कैन करेगा। तो फिलहाल तो हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, तो सिंपल इसमें एक आते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं लाइक HTML, और एक और फोल्डर बनाते हैं CSS, ओके, ठीक है। तो HTML में आके हम एंड हाँ, और जो कंटेंट है उसमें हम लोग पाथ देते हैं कि हमारे HTML फाइल्स कहाँ होने वाले हैं। तो पाथ देते हैं रिलेटिव पाथ, तो ये tailwind config.js सेम फोल्डर में HTML फाइल, then ./HTML एंड देन यहाँ पे आप लोग देख लो, इसने थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप चीजें यूज की हैं। मतलब इस वाले फोल्डर के अंदर हो सकता है और भी फोल्डर हो, तो मल्टीपल फोल्डर सब स्टार स्टार, मतलब इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल हो, फोल्डर हो या कुछ भी हो, एंड देन उसका फाइल का नाम कुछ भी हो, एंड लास्ट में एक्सटेंशन ये किसको वॉच करेगा, मतलब किस टाइप के फाइल्स को ये स्कैन करेगा। तो ये फाइल टाइप है, पहला HTML, दूसरा JS। हमारे प्रोजेक्ट में तो बस HTML ही होने वाला है, बट ऐड कर देते हैं, क्या जाता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। तो हमने कंटेंट पे सेट कर दी कि इसमें जो हमारा ये टेलविंड है कहाँ से कंटेंट्स उठाएगा क्लासेस को रीड करने के लिए। तो HTML फोल्डर के अंदर मे बी सब फोल्डर्स हो या ना हो, एंड देन उसके अंदर जो फाइल होगी उनका एक्सटेंशन या तो HTML होगा या तो JS होगा, एंड देन इसको करते हैं सेव, एंड देन देखते हैं अगला स्टेप क्या कह रहा है, ऐड अ टेलविंड CSS डायरेक्टिव्स टू योर CSS, ठीक है। ये जो टेलविंड का इसमें कह रहा है input.css, तो जैसा कि मैंने बताया था ये 2 CSS फाइल्स को लेता है, एक इनपुट हो सकता है हम अपने कस्टम क्लासेस ऐड करना चाहें CSS में, है ना, क्योंकि टेलविंड तो एक आउटपुट फाइल जनरेट करता है जिसको हमको यूज करना होता है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम लोग 2 फाइल्स बनाएंगे, एक input.css एंड देन एक और फाइल होगा output.css, ओके। ये जो output.css है ये टेलविंड जनरेट करेगा, तो इसके साथ हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम जो भी चीजें करेंगे इनपुट में करेंगे, और अगर हम कुछ इनपुट में लिखते भी है ना तो वो आउटपुट वाले में ऑटोमेटिक ऐड कर देगा टेलविंड स्कैन करके, ओके। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो input.css है उसमें ये सारे फाइल्स ऐड कर दो, ऐड कर दिया भाई, एंड देन ये क्या कह रहा है, एंड इसका ये CLI टूल रन कराने को, जो कि कॉन्स्टेंटली फाइल चेंजेस को वॉच करता रहेगा कि कहाँ फाइल चेंज हो रही है, मैं उसको स्कैन करूँ, एंड देन अगर कोई नया यूटिलिटी क्लास हो तो मैं उसको तुरंत ऐड करूँ, ठीक है। तो उस दिन की तरह ये जो है ना, इस कमांड को हमेशा हमको रन कराना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ आएंगे एंड देन इसको कमांड को रन करेंगे, तो इसका जो वॉचर है शुरू हो जाएगा। बट हम चाहते हैं हर बार ना लिखना पड़े, इसलिए सिंपली हम लोग पैकेज फाइल में आएंगे एंड एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे लाइक स्क्रिप्ट्स, ओके। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक टेलविंड भी लिख सकते हैं, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा हूँ CSS या फिर TCSS, है ना, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन उस कमांड को मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देना। ये जो कमांड है अगर मैं ये लिखूंगा तो मेरा ये कमांड रन कर जाएगा टर्मिनल में। तो टेलविंड CSS -i मतलब जो ये इनपुट फाइल क्या होने वाली है, तो मुझे ये देना है, तो मेरा इस पाथ के रिलेशन में CSS के अंदर है, तो ./CSS एंड देन उसके अंदर मेरा input.css है, एंड जो आउटपुट फाइल जनरेट होगी उसका पाथ क्या होगा एंड फाइल नेम। तो आउटपुट फाइल भी मैं सेम फोल्डर में जनरेट कर रहा, तो .css एंड देन output.css, एंड ये एक आर्गुमेंट है वॉच, मींस कॉन्स्टेंटली वॉच करेगा एंड देन नया फाइल जनरेट कर देगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे npm run css, ओके। अच्छा TCSS था ना, देखो तो इसने रन कर गया, बट ये कह रहा है नो यूटिलिटी क्लास वर डिटेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये स्कैन कर रहा है इस HTML फोल्डर को, तो HTML में तो कुछ है ही नहीं। तो चलते हैं फाइल बनाते हैं index.html, ओके, एंड देन हमको ये पेस्ट कर देते हैं, या फिर हम लोग अपना ही स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। एंड हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग CSS को लिंक करेंगे, ठीक है, लिंक टैग से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिंक एंड रिलेशन इक्वल टू स्टाइल सेट SSWT
एंड देन हम लोग उसका फाइल का पाथ दे देंगे। तो href इक्वल टू इसके रिलेशन में जो देखो, अब हम लोग रिलेटिव पाथ देखते हैं। देखो css मेरा जो है, ओके, जो मेरा HTML है वो है इस HTML के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, HTML फोल्डर के अंदर, एंड जो CSS फाइल है वो एक फोल्डर बाहर है एंड देन CSS फोल्डर के अंदर है ना। तो जो डायरेक्टिव्स वर्क करते हैं वो जो डॉट होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेम डायरेक्टरी, एंड डबल डॉट होता है वो रिप्रेजेंट करता है जो जिस डायरेक्टरी पे है हम उसके एक डायरेक्टरी पीछे जाना। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये है ना, जो तो मान लो मैं इस डायरेक्टरी पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे डबल डॉट लिखूंगा ना तो ये एक डायरेक्टरी पीछे चला जाएगा एंड मैं आ गया। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक CSS फोल्डर है तो मुझे उसके अंदर जाना है ना, एंड देन यहाँ पे मेरा इनपुट आउटपुट डॉट CSS है। तो सेम हमको HTML फोल्डर से एक फोल्डर डायरेक्टरी बाहर जाना है तो डबल स्लैश, अगर मुझे एक और फोल्डर बाहर जाना है तो डबल स्लैश एक और हो जाएगा। देख रहा हूँ पाथ मेरा चेंज होते जा रहा है। मैं डेस्कटॉप पे आ गया, मैंने डॉट स्लैश लिखा, मुझे उसी फोल्डर्स की चीजें देखने लगी, डबल डैश तो मुझे एक फोल्डर बाहर की चीजें दिखने लगी, है ना। तो मुझे एक ही फोल्डर बाहर जाना था रिलेटिव पाथ के हिसाब से, मैंने ये किया एंड देन मुझे CSS फाइल के अंदर जाना एंड देन ये मेरा आउटपुट डॉट CSS सेव करते हैं एंड होम। एंड देखो मैंने आउटपुट इनपुट ब्लैंक छोड़ा था बट टेलविन CSS ने आउटपुट में ढेर सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी, है ना, है ना, ठीक है। तो ये फायदा होता है हमारे टेलविन का। इसमें देखो ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है जो कि टेलविन हमको इनिशियली प्रोवाइड करा देता है। तो समझते हैं कि करके और क्या क्या है इसमें चीजें। ठीक है, तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है 3 लेयर। पहला है हमारा बेस, कंपोनेंट एंड यूटिलिटीज। जो हमारा नया वाला वर्जन है ना उसमें उन्होंने एक नया चीज ऐड कर दी है, थीम, जिससे कस्टमाइजेशन हमारा और भी आसान हो जाता है। तो इसको छोड़ते हैं, फिलहाल इसी को देख लेते हैं। तो जो बेस है एंड कंपोनेंट्स एंड यूटिलिटीज, देखो ये जो बेस लेयर है ना ये प्री फ्लाइट हमको देता है। प्री फ्लाइट मीन्स जो हम लोग प्योर CSS जब लिख रहे हैं तो उसमें एक बॉयलर प्लेट कोड देख रहे थे ना, क्या था हमारा फॉर्म डॉट HTML में इंडेक्स, हाँ, ये जो स्टार सिलेक्टर करके हम चीज़ों को रीसेट करते थे, है ना, पैडिंग हटा देते थे एंड देन और भी सारी चीज़ें, ये जो हमारा स्टार होके होता था चीज़ें, मर्क्सवाइजिंग करते थे हम लोग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये ना बेस में दे रखा है इसमें, उसको बोलता है, उन्होंने इसका नाम रखा है प्री फ्लाइट। मीन्स क्या क्या है, तो जो बेस है वो कुछ काम करता है। पहला ये करता है सारे के मार्जिन, सारे कंपोनेंट्स एलिमेंट्स के मार्जिन पैडिंग सब कुछ रिमूव कर देता है। दूसरा जो हेडिंग्स होते हैं ना हमारे, उनकी ये साइजिंग को भी नॉर्मल कर देता है। लाइक जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, H1 की साइजिंग बड़ी होती है, H2 की साइजिंग उससे थोड़ी सी छोटी है, देन करके। बट जो बेस होता है ना सबकी साइजिंग एक समान कर देता है। मतलब ये कुछ ऐसा CSS फाइल जनरेट करता है। तो देखते हैं, देखो जैसे ये था, है ना, देखो इसने पहले क्या किया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर कर दिया। ये सब ना प्री फ्लाइट का पार्ट है। बॉडी का इसने मार्जिन 0 कर दिया, इनहेरिट 0 कर दिया, जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको इसने डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट कर दी। एंड देन देखो H1, H2, H3, H4, H5, H6, इसने क्या किया, सबका फॉन्ट साइज इनहेरिट जो होता है डिफॉल्ट बॉडी, जो इसका पेरेंट होता है, जो रूट एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेता है। तो जो बाय डिफॉल्ट जो साइजिंग होती है वो होती है 16 पिक्सल। एंड देन एंकर टैग है, जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होती है एंकर टैग के ना, वो ब्लू कलर की होती है। अगर कहीं पे हम लोग लिंक्स ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है, उसने इसको भी ओवरराइड कर दिया। एंड जो बोल्ड होता है, जो बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इसने इसको कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट कर दी। एंड ये कुछ है एंड स्मॉल एंड ये जो फोटोज होते हैं, इनपुट होते हैं, और भी चीजें होती है ना, उनको बाय डिफॉल्ट वो डिस्प्ले ब्लॉक कर देता है, जो भी इनलाइन एलिमेंट्स थे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। ऐसा जैसे कि आप जब प्रोजेक्ट कराएंगे तो सर डायरेक्टली प्रोजेक्ट मतलब कोई डिजाइनिंग रहेगा कि डायरेक्टली हम प्रोजेक्ट किस टाइप का प्रोजेक्ट हम लोग सर करेंगे? नहीं, हम लोग पहले डिजाइन से एक उठाएंगे फिर उसके बेसिस चलेंगे। ठीक है, कोई उसका भी एक, मतलब हाँ यूआई डिजाइन रहेगा सर, मतलब उसका सारा? हाँ हाँ हाँ, हम लोग UI डिजाइन पे ही चलेंगे। जैसे फिग्मा पे जाएंगे, फिग्मा हाँ। पे कम्युनिटी पे जाके कोई एक डिजाइन सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसको हम रेप्लिकेट करेंगे। ओके, थैंक यू सर।
अभी टेलविन समझ लेते हैं। ओके टेलविन के बाद हम लोग प्रोजेक्ट जब बनाएंगे ना, ये टेलविन समझने के बाद हमारा एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट होगा फ्रंट एंड का, उसमें सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, अगर देखो अगर ये मैं बेस वाला जो पार्ट हटा दूं ना, तो वो सारा जो इसने डिफॉल्ट बिहेवियर हमारा जो था ब्लॉक कर रहा था हेडिंग्स को, वो सारे हट जाएंगे। देखो सब कुछ चला गया है ना। देखो मैंने इनपुट से जैसे ही बेस हटा दिया, यहाँ पे जो भी फाइल्स जनरेट हुई थी गायब। जैसे मैं इसको बेस वापस लाऊंगा, एक सेकंड, डू नॉट सेव, एंड देन जैसे मैं इसको सेव किया, मेरा आउटपुट फाइल वापस आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, देखो मेरा आउटपुट हो गया ब्लैंक, है ना। तो वो जो पार्ट था वो था हमारा बेस का। ठीक है, बेस मतलब हमको ये प्रीफ्लाइट देता है। एंड देन उसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट्स एंड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्लास वही है हमारे जो हम लोग यूज करते हैं, लाइक पैडिंग देने के लिए हम लोग पीटी लिख देते हैं, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स करने के लिए फ्लेक्स लिख देते हैं। एंड जो कंपोनेंट्स है हमारे, कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं जिसमें बने बने हमको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसको हम लोग कंपोनेंट्स में यूज करते हैं। हम कंपोनेंट्स भी देखेंगे, एक फ्रेमवर्क में यूज करूंगा डेजी यूआई करके, काफी अच्छा है वो। ठीक है, तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूटिलिटी क्लास। तो मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ एंड देन लिख देता हूँ हेलो, लाइव सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एक और चीज ध्यान देना, जब तक हमारा प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे ना, ये जो टेलविन का CLI हमेशा रन होना चाहिए। ठीक है, देखना जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना, ये दोबारा रन करेगा। देखो रीबिल्डिंग, मैंने ये फाइल चेंज जो मैंने यहाँ पे पाथ दे रखा है, ये वाला जो पाथ किधर गया, हाँ ये जो पाथ है ना, ये इस पाथ को कॉन्स्टेंटली वॉच करता रहेगा। जब भी उसमें कोई फाइल चेंजेस आएगी, ये CLI को रिस्टार्ट करेगा, फाइल को स्कैन करेगा एंड देन नया CSS फाइल जनरेट करेगा। इसलिए जो आउटपुट डॉट CSS है ना, वो हर बार मॉडिफाइड मॉडिफाइड दिखाता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने बार हम लोग सेव करेंगे उतनी बार वो उसको नया फाइल जनरेट करेगा स्कैन करके चीजों को। तो हम लोग को जो भी चीजें करना होगा इनपुट डॉट CSS से एंड आउटपुट डॉट CSS वो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्शन में यूज करेंगे। तो सेटअप तो हमारा हो गया। तो शेखर, अब सेटअप करने में कोई आपको दिक्कतें आएंगी या फिर कुछ कंफ्यूजन हो? नहीं सर, धीरे आ जाए, हो जाएगा सर। सर सेटअप करेंगे, कोई दिक्कत होगा तो सर पर्सनल कॉल कर सकते हैं क्या सर आपको? हाँ, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एंड देन लाइव सर्वर स्टार्ट करते हैं अपना। देखो आ गया हेलो एंड देखना जो हमारा आउटपुट फाइल है ना, फिलहाल इसमें जो भी पार्ट था वो हमारा था बेस का। ठीक है, बेस जो हमारा बेस लेयर था, ये सारे उसके पार्ट्स हैं, जितना भी CSS सभी जनरेट हुआ। एंड देन अभी मैंने AB यूटिलिटी क्लास यूज नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट में AB यूटिलिटी क्लास नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहीं पे क्लास इक्वल टू मान लो मैंने दे दिया टेक्स्ट फॉन्ट साइज, हमको सेट करना होता है तो हम लोग फॉन्ट साइज सेट करते हैं, टेक्स्ट इक्वल टू 5 एक्सेल अगर मैं लिख दूं एंड देखना आउटपुट में, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक टेक्स्ट 5 एक्सेल नाम से क्लास क्रिएट कर दिया एंड देन उसकी साइजिंग एंड लाइन हाइट इसने ऑटोमेटिक फिक्स कर दी। ठीक है, नहीं तो हमारा भी तरीका यही रहा होता, हम लोग 5 एक्सेल देना है तो मान लो टेक्स्ट लिखते 5 एक्सेल लिखते हैं एंड देन यहाँ पे फॉन्ट साइज खुद आके लिखते हैं एंड देन फिर इसी क्लास को हम जाके यूज कर लेते हैं। बट हमारा प्रोसेस और आसान हो गया, हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको बस यहाँ के 5 एक्सेल लिखना है एंड आउटपुट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, है कि नहीं। देखो अगर मैं सारा इरेज कर दूं आउटपुट डॉट CSS एंड अगर मैं इसको जैसे सेव करूंगा, ये टेलविड इसको स्कैन करके तुरंत मुझे फिर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो इससे हमका काफी अच्छा फायदा मिल जाता है। अगर हमारा इनपुट डॉट CSS में हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हैं या फिर हमने कस्टम क्लासेस लिखे हैं, वो भी आउटपुट में ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई अपने हिसाब से क्लास बना लूँ, जैसे माई नेम एंड मैं इसका फॉन्ट साइज मान लो सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये इनपुट को भी स्कैन करेगा एंड आउटपुट में इसको जनरेट कर देगा। देखो ठीक है, तो हमको जो भी करना होगा इनपुट डॉट CSS से, आउटपुट डॉट CSS से हमारा कोई वास्ता नहीं, सिवाय हम इसको बस यूज करेंगे। जहां भी हम पाथ देंगे आउटपुट का देंगे, इनपुट हमारे कस्टमाइजेशन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इरेज एंड देखो आउटपुट से ये चला गया, देख रहे हो। तो इससे हमारा इतना ज्यादा फायदा हो रहा है कि जो हमको क्लास की जरूरत नहीं है उसको इरेज भी कर दे रहा। तो CSS फाइल जो हमारी बनती है काफी लाइट वेट एंड
मिनिफाइड होते हैं, रिडंडेंट चीजें नहीं होती है। तो अब देखते हैं इसमें टेलविन में और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। अच्छा, तो इसका यूआई फ्रेमवर्क है। इंस्टॉलेशन हमने देख ली, एडिटर सेटअप कुछ नहीं, बस इसको यूजिंग विद प्री प्रोसेसर, ऑप्टिमाइजिंग फॉर ब्राउजर, ये हमारा मिनीफाई करने का है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। एंड देन ब्राउजर सपोर्ट, अपग्रेड गाइड छोड़ते हैं, ठीक है। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है पहला है यूटिलिटी फर्स्ट फंडामेंटल्स, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता था कि अगर हम लोगों को ऐसा कुछ लेआउट बनाना है तो हम लोग एक क्लास बनाएंगे, एंड देन उसके अंदर के कंपोनेंट्स का अपना एक एक क्लास होगा, एंड देन हम लोग यहाँ पे स्टाइल में इस तरह से CSS लिखेंगे, है ना। तो ये तरीका हमने अभी देखा था, बट टेलविन इसको कैसे सिंप्लीफाई करता है, तो हमको CSS फाइल देखनी ही नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे चीजें ऐड करते जाएंगे, आउटपुट अपने आप जनरेट हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पर्पस था, यूटिलिटी फर्स्ट फंडामेंटल्स, लाइक जो भी आप यहाँ पे चीजें यूज करेंगे, ये जो क्लासेस है ना, ये मैक्स विद SM, MX ऑटो, बिजी वाइट, ये सारे हमारी यूटिलिटी क्लास हैं जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद देख रहे हो कॉम्प्लेक्स डिजाइन, इतना यहाँ तक कि होवर इफेक्ट्स तक हम लोग इजीली लगा दे रहे हैं बटन पे। हाँ, बट थोड़ा सा इसमें हेडेक ये होता है ना, इसमें जो क्लासेस की लिस्ट होती है बहुत बड़ी हो जाती है, देख रहे हो, जैसे ये बटन था, बटन की क्लास इतनी बड़ी, ठीक है। बस इसका यही ड्रॉबैक मिल जाता है कि हमारे जो क्लास की साइजिंग होती है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बट आसानी से चीज़ें हो जाती है। इसका बेनिफिट क्या है, मेंटेनेबिलिटी एंड कंसर्न्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमको हर ब्राउजर की चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली मेंटेन होता है, एंड हर चीज़ के लिए कंपैटिबल CSS जनरेट कर देता है। होवर एंड फोकस स्टेट्स, ये हम प्रोजेक्ट्स में देखते जाएंगे, जैसे बटन पे होवर करने पे क्या इफेक्ट हो, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज़ों को सूडो क्लास का यूटिलाइजेशन करके हम ये सब चीज़ें करते थे, जो कि इसमें एक यूटिलिटी क्लास इन्होंने दे रखा है होवर, ठीक है। जो उसका यूटिलिटी क्लास है कि अगर किसी को होवर इफेक्ट देना है तो वो होवर यूटिलिटी क्लास का यूज कर ले, एंड किसी को फोकस कुछ करना है तो एक्टिव, मतलब बटन एक्टिव होगा तो उसका बैकग्राउंड क्या होगा, अगर बटन पे हम होवर कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या होगा, एंड उस बटन पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो बैकग्राउंड क्या होगा, देखो। तो ये सारे चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सिंप्लीफाई कर देता है। एंड इवन देख लो ये चाइल्ड सेलेक्टर भी सपोर्ट करता है कि इस रो के अंदर जो ऑड मैंने बताया ना, ये जो चाइल्ड्स है इसके, ठीक है, जो ऑड होंगे उनका बैकग्राउंड कुछ और होगा, जो इवन होंगे उनका बैकग्राउंड अलग होगा, देख लो। इस डिजाइन से समझ में आ रही होगी चीज़ें। डिस्प्ले पे दिख नहीं रही, कितना एक लाइट ऑन है मेरा, ठीक है। तो जो ऑड एंड इवन कॉलम्स है उसमें थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ देखो फॉर्म स्टेट्स भी ये काफ़ी इजीली से मैनेज कर ले रहा है, अगर किसी फॉर्म में कुछ एरर है तो उसका फील्ड का कलर क्या हो जाए, अगर कोई एरर नहीं है तो नॉर्मल रहेगा, देख रहे हो। ये सब कुछ हम लोग आसानी से देखेंगे। एंड देन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जो कि मुझे काफ़ी इसका ये पसंद आता है कि इसको रिस्पॉन्सिव करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। एंड हाँ, जब हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस पे चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारा पहला अप्रोच ये होगा कि हम लोग मोबाइल के लिए लेआउट अच्छा रखें, मतलब मोबाइल व्यू पहले बनाए, ठीक है, एंड देन एक्सपेंड करके चीज़ें को डेस्कटॉप एंड लेआउट एंड टैबलेट के देखते जाए। इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स लगा रखे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल एंड 2XL, जिसकी साइजिंग यहाँ पे मेंशन है। ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, यूटिलिटी क्लास कैसे यूज करना है, कॉन्फ़िगरेशन ये भी देख लेंगे, थीम, स्क्रीन, कलर, बेस, प्री फ्लाइट जो था ना, ये टेलविन बेस प्री फ्लाइट, ठीक है। तो ये आउटपुट हमने देखा ही था, इसके लिए क्या क्या जरूरत थी। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो हमारा ये बेस है करता क्या है, डिफॉल्ट मार्जिन आर रिमूव्ड, हेडिंग्स आर अनस्टाइल्ड, लिस्ट आर अनस्टाइल्ड, जैसे डिफॉल्ट लिस्ट होते हैं उनमें डॉट्स लगे होते हैं वो हट जाते हैं, एंड देन इमेजेस आर ब्लॉक लेवल, ठीक है, एंड देन इमेजेस आर कांस्टेंट टू द पेरेंट विथ, बॉर्डर स्टाइल्स आर रीसेट ग्लोबली, सारे बॉर्डर्स हटा दिए जाते हैं। एंड ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि अगर हमको कस्टमाइज करनी चीज़ें तो हम कैसे करें। एंड हाँ, अगर आप प्री फ्लाइट हटाना चाहते हो तो जो कॉन्फिग डॉट फाइल जनरेट हुई थी उसमें आप सिंपली जाकर प्री फाइल फाइल्स कर दोगे तो वो हट जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं,
तो सिंपली आपको फंट साइज सेट करना है, तो सिंपली आप इसके सर्च बार में जाइए, अब लिखिए यहाँ पे फंट साइज, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये अपनी यूटिलिटी क्लास बता रखी है कि अगर इनकी यूटिलिटी क्लास अगर आप टेक्स्ट XS मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल यूज करके, तो फंट साइज ये होगा जो कि अप्रोक्स 12 पिक्सल का है। अगर यूटिलिटी क्लास आप टेक्स्ट SM यूज करते हो, तो इसका जो फंट साइज होगा वो 14 पिक्सल होगा। फंट टेक्स्ट अगर हम लोग बेस यूज करते हैं, तो जो उसका फंट साइज होगा वो 16 पिक्सल होगा, जो कि डिफॉल्ट होता है, इसलिए इन्होंने बेस रखा है, ठीक है। टेक्स्ट LG है, एक्स्ट्रा लार्ज है, 2XL है, 3XL है, एंड देन करते करते हमारे पास 7XL तक है, ठीक है। आप अपना भी 9XL तक है, ओके नाइस, ठीक है। तो इनकी ये फंट साइजिंग की यूटिलिटी क्लास है। आप चाहो तो इसको एक्सटेंड करके खुद के क्लासेस क्रिएट कर सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड इन्होंने एक दे रखा है कि हमारा ये स्टैंडर्ड है, इतने सारे हमारे पास होंगे, ठीक है। ये XM की साइज है, LG की साइज है, 2XL की साइज है। एंड देन फॉन्ट स्मूथनिंग, यहाँ पे टाइपोग्राफी है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ओरिजिन, पोजीशन, वो सारी चीजें देखनी है। तो अगर बॉर्डर सेट करना है, तो इफेक्ट लगाना है, तो फिल्टर्स लगाना हो, तो टेबल्स को देख लो, हर एक चीज का इन्होंने कवर अप करके रखा है, और हर एक चीज का इन्होंने एक यूटिलिटी क्लास बना के रखी है। लाइक जो हम लोग कलर सेट कर रहे थे ना, टेक्स्ट का कलर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कलर, टेक्स्ट कलर, है ना। देखो, तो इन्होंने जो टेक्स्ट कलर है उसकी भी यूटिलिटी क्लास बना के रखी है, टेक्स्ट स्लेट, ये 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 यूटिलिटी क्लास का नाम है, एंड यहाँ पे उसका कलर आपको देखने को मिल जाएगा, देख लो। काफी शेड भी इन्होंने दे रखा है, 0 से लेके 900 तक का, 0 क्या है 50 से लेके, है ना। वॉयलेट 50 से शुरू हुआ, एंड इसका शेड कहाँ तक गया, 950 तक, एंड देन पर्पल 50 से शुरू हुआ, एंड इसका शेड जो एंड हुआ 950 तक, ठीक है। तो ये तो बने बना यूटिलिटी क्लास है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, जो कि काफी हेल्पफुल होगा, है ना। एक सारी काफी चीजें, ठीक है। तो जंप करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, एंड देन देखते हैं क्या क्या चीजें, ठीक है। ये तो मैंने देख ही लिया, मुझे फंट साइज, है ना। बैकग्राउंड कलर सेट करना है, सिंपली बीजी। हाँ, और ये जो सजेशंस आ रहे हैं ना टेलविंड के, इनका एक एक्सटेंशन है टेलविंड, ये रहा, ठीक है। टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, जो कि उस टेलविंड का ओरिजिनल है, ये काफी tailwindcss.com उनकी ऑफिशियल VS कोड एक्सटेंशन है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो ये जो क्लास के सजेशन से आपको देता रहेगा, ये जो इसके यूटिलिटी क्लास के सजेशन से, जैसे फोटो में इसमें दिखा रखा है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये जो सारे सजेशंस आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेड लिखूं, तो मुझे रेड के सारे शेड्स मिलने को मिल रहे हैं, है ना। तो लाइक अगर मुझे फंट कलर बदलना है, तो सिंपली मैं लिखूंगा टेक्स्ट रेड, एंड देन उसका शेड का वो नंबरिंग, एंड देन 600 एंड हाँ। अब थोड़ा सा इसमें हो सकता है कभी कोई थोड़ा सा डिले आपको दिखे, क्योंकि आपने फाइल सेव की, फाइल सेव करने के बाद आपके लाइव सर्वर ने तो स्टार्ट कर दिया चीजें, बट हो सकता है आपका ये जो टेलविंड का CLI था वो थोड़ा सा डिले कर गया, उस रिफ्रेश के टाइम जो इन output.css था उसमें ये क्लास ना हो, तो आप फायदा होगा इसमें कि आप आउटपुट ना दिखो तो एक बार ब्राउजर रिफ्रेश कर दे, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा ना यहाँ पे टेक्स्ट रेड 600, उसने उसके करस्पॉन्ड में एक क्लास जनरेट कर दी, टेक्स्ट रेड 600, इसने एक, है ना, एक क्लास जनरेट कर दी। अगर ये मैं इसको हटा दूंगा, तो वो क्लास को वहां से आउटपुट में से, अच्छा पड़ा है, ओके। जब हम मिनिफाई करेंगे तो इसको हटा देगा, या फिर आउटपुट आप क्लियर कर दीजिएगा, एंड देन फिर आप CLI को रन कर दे, फिर आउटपुट जनरेट हो जाएगा जिसमें वो क्लासेस नहीं होंगे। बट ये आउटपुट CSS में सारे क्लासेस को जनरेट करते जाता है, एंड देन सारी चीजें पड़ी रहती हैं, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा ही इसका, तो चलते हैं थोड़ा सा कोई एक, हाँ एक और चीज़ मैं कहूँगा, हम लोग जो चीज़ें करेंगे, हम लोग एक वेबसाइट है फिग्मा, जहाँ पे UI डिजाइनिंग लोग इजीली काफ़ी करते हैं, काफ़ी कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, एंड हर कोई अब इसे ही प्रीफर करता है, क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, एंड प्रोसेस इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं डिजाइनिंग के। तो आप फिग्मा पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, ओके।
तो इसके चलते हैं एक्सप्लोर सर कम्युनिटी। HTML CSS और टेलन बड़े इसका यूज करके हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं किस टाइप का सर? इससे आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो बेसिकली आपका फ्रंट एंड पार्ट होगा, ठीक है। सर फ्रंट एंड पार्ट इससे सारा बन जाएगा सर? हाँ, सारा बन जाएगा। अगर आप उसमें इंटरेक्टिविटी ऐड करना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट ऐड करना ही पड़ेगा। ओके सर। तो चलते हैं लाइक कुछ भी यहाँ पे सर्च करते हैं, लाइक मान लो हीरो सेक्शन। जो वेबसाइट का लैंडिंग पार्ट होता है ना उसको हम लोग हीरो सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कोई डिजाइन हो तो उसको पिकअप करते हैं एंड देन उसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं टेलविंड के थ्रू। एंड देन हम ये भी चीजें लेके चलेंगे कि इसको डिजाइन करने का हमारा माइंड सेट क्या होगा एंड काफी चीजें चलेंगे। तो कोई सिंपल सा डिजाइन पिकअप करते हैं अभी के लिए, कॉम्प्लेक्स यूआई के हाथ नहीं लगाएंगे। तो फिग्मा काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसमें चीजें है ना काफी अच्छे से बन जाती हैं। सर इसका लिंक ग्रुप में भेज देंगे क्या, जिसको हाँ डिजाइन कौन ओके, से? मैं शेयर कर देता हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके, तो ये कोई डिजाइन है 7 टाइप्स ऑफ हीरो सेक्शन फॉर रियल एस्टेट, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सर ऐसा कोई डिजाइन कंसिडर किया जिसमें सर हेडर जैसे होम पेज लाइक सारा पेज हो? हाँ, सारा पेज तो होगा बट हमारे पास अभी टाइम है। लैंडिंग पेज। प्रैक्टिस के लिए बस थोड़ा सा मैंने एक पेज उठा लिया था। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसी पे जाएंगे बट अभी के लिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैं बस इंट्रोडक्टरी पार्ट दिखाना चाह रहा था कि टेलविंड हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इसमें कई सारे वेरिएंट्स इन्होंने दे रखे हैं डिजाइन में। अच्छा, मतलब ये पेड है, डिजाइन पेड है, ऐसी डिजाइन चाहिए तो इनको पैसे देने पड़ेंगे। तो हम लोग इसी पार्ट्स को उठा लेते हैं, ठीक। देखो, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इसके सारे CSS की तो ये हमारा कंपोनेंट है एक, है ना। तो साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग इसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या पार्ट है, एक ये हमारा हेडर पार्ट है जिसमें हमारे URLs हैं एंड देन इसका हमारा ये एक और पार्ट है जिसमें हाफ में इसने डिवाइड किया है, एक तरफ फोटो एंड एक तरफ कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका हम लोग एक माइंड मैप जनरेट करते हैं कि कैसे वह हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मान लीजिए स्क्रीन है, ठीक है। तो हमारे पास कितना कंपोनेंट है, एक ये एंड देन एक ये। तो एक हमारा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एंड देन ये हमारा नीचे वाला दूसरा। ओके, कुछ इस तरह का 2 पार्टीशन में चीजें बन गई एंड देन इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं। एक ये जहाँ पे लोगो है, एक ये जहाँ पे लिंक्स हैं, एक ये जहाँ पे हमारी एक बटन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंपोनेंट्स है, एक यहाँ पे लोगो है, एक यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं एंड देन एक यहाँ पे थोड़ा सा बटन है। ओके, ठीक है, कुछ काइंड ऑफ सिमिलर चीजें हमने रेडी कर ली एंड देन यहाँ पे देखो तो मेरा हाफ ऑफ में चीजें दिख रही हैं, साइड में फोटो एंड साइड में कंटेंट। तो हम एक काम करते हैं, चीजों को स्क्रीन को 2 पार्ट में कर लेते हैं, एक हाफ ये एंड देन एक हाफ ये, है ना। तो ये जो हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा इमेज। तो ये तो बस इमेज है बट इसमें भी कई सारी चीजें है ना। एक ये हेडिंग पार्ट एंड देन एक हमारा छोटा सा पैराग्राफ एंड देन ये हमारा कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये सब, अरे यार ये वाले दिख रहा है आपको नितेश? यस सर। तो उन सारे पार्ट्स को हम एक एक करके यहाँ पे रख देंगे।
ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वायर फ्रेमिंग। इस तरह के जो डिजाइन होते हैं तो ये बेटर तरीका होता है कि हम लोग इस तरह से चीजें बना लें। ठीक है, तो चूंकि ये सब लोग एक साथ रहने वाले तो हम इनको एक कॉमन चीजों में रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजाइन है, इस तरह की ये जो डिजाइन है ना, इस तरह के डिजाइन बनाने के लिए कुछ हमको इस तरह का वायर फ्रेम जनरेट करना पड़ेगा। मतलब इस तरह का हमको HTML से लेआउट बनाएंगे एंड देन चीजों को हम लोग फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग HTML लेआउट रेडी कर लेते हैं अपना। देख रहे हो, ये जो मेन स्क्रीन है बॉडी हो गई, एंड बॉडी के अंदर मुझे एक डिवीजन, जो बॉडी के डायरेक्ट चाइल्ड होने वाले हैं ना, जो बॉडी के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड होंगे, एक ये एक डिवीजन होगा एंड एक ये डिवीजन होगा, है ना। तो आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग दो डिवीजन जो हमारे होते हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका हम लोग यूज करते हैं बेसिकली डिवीजन बनाने के लिए। कंटेनर टैग होता है, ठीक है। तो कहाँ गया, तो बॉडी ये आ गई हमारी, तो बॉडी के अंदर हमारे दो एलिमेंट्स, एंड देन ये टॉप वाला जो एलिमेंट्स है उसके अंदर एक दो तीन एलिमेंट्स। ओके, तो हमारा जो इसके अंदर आएंगे ट्यूब स्टार 3, इस तीन डिविजन्स को क्रिएट कर देगा, एंड देन इसके भी अंदर आते हैं, तो यहाँ पे भी 3 था ना सर, हाँ एक। ओके, ये जो हमारा पार्ट था उसमें भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ये एंड एक ये। तो स्टार्ट टू ये 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है, एंड यहाँ वाला जो ये पार्ट है इसमें होगा हमारा इमेज, एंड यहाँ टॉप वाला जो पार्ट है यहाँ पे होगी हमारी ये पहली दूसरी तीसरी चीजें, हेडिंग्स। तो इसको भी हमने कुछ पार्टीशन बनाया था, 1 2 3, है ना। तो इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं डिवीजन इनटू 3, ठीक है, एंड देन एक डिवीजन के अंदर भी हमारा ये 3 पार्ट्स था, है ना, ये वाला, एंड देन उसमें 1 2 3 डिजाइन के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग माइंडसेट क्रिएट करके चलेंगे तो डिजाइनिंग और भी फास्ट हो जाएगी। ओके, अब हम लोग का ये बेसिक लेआउट रेडी है, हम लोग कंटेंट्स फिल करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा हेडर सेक्शन है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लोगो। तो लोगो तो नहीं है फिलहाल, तो हम लोग H1 यूज कर लेते हैं, या फिर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा, सर जैसे एग्जैक्ट दिख रहा है उसको डाउनलोड करके लगा भी सकते हैं सर उसको ना। वो डिपेंड करता है डिजाइनर ने उस कंपोनेंट्स को हमारे लिए फ्री छोड़ा है या नहीं। जैसे कुछ कंपोनेंट सिलेक्टेबल होते हैं, बट मेरे हिसाब से डिजाइनर ने इसको फ्री नहीं छोड़ा हमारे लिए। देखते हैं हमारे पास है कि नई चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, शायद होगी कंपोनेंट, एंड देन हाँ है तो है ना। देखो, ये जो होता है, ये जो पार्ट है इसमें हमारे लेयर पेजेस होते हैं। डिजाइनर ने एक ही पेज बनाया एंड उस पेज पे इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक, आप जिस पे क्लिक करोगे लेयर में वो सिलेक्ट होता जाता है। जैसे ये हमारा ढेर सारा लेयर्स है ना, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, एंड देन ये, ठीक है, एंड देन ये, एंड देन ये पूरे पेज को सिलेक्ट कर लिया। तो हम लोग जूम करते हैं, है ना। आई गेस थंबनेल वाले पार्ट में हमको ये तो फोटोज लगा रखा है, उसने लग रहा है, तो थंबनेल वाला पार्ट है हमारा एक्सेसिबल है। तो इस पे आते हैं, एंड देन हम इस पे क्लिक की तो ये सारा पेज है, एंड मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला इतना जो है ना हेडिंग का पार्ट, देखो ये सिलेक्ट हो जा रहा है। फिर मैं और डबल क्लिक करूंगा तो मैं लोगो पे आ जाऊंगा। देखो यहाँ पे जो लेयर्स है ना डिवाइड होते जाएगा धीरे धीरे, ओपन हो के। ये हेडर पार्ट मतलब ये पूरा ब्लॉक यहाँ तक का, एंड देन ये जो पहला ग्रुप है हमारा हेडिंग का है, एंड देन एक और ये ग्रुप है जिस ग्रुप में हमारे ये सर्कल मतलब ये लोगो वाला पार्ट है बेसिकली। तो हमको लोगो ही तो चाहिए था। ठीक है, सिंपली राइट क्लिक करो, कॉपी करने का दे रहा है कि नहीं, ऊपर कॉपी है सर स्टार्टिंग। ठीक है, ये लोगो पे क्लिक करो एंड देन कॉपी एज, तो इसको एज SVG कॉपी कर लेना। कॉपी हो गया तो चलो डायरेक्टली उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये SVG फाइल है, काफी कलरफुल एंड ब्राइट। तो देखते हैं हमारा आउटपुट में क्या हमें मिला। आ गया ये लोगो। यस सर। यस सर। एंड देन हमारे डिजाइन में और क्या था, एंड ये हमारे लिंक्स थे कुछ,
लाइक होम, अबाउट, आवर, वर्क, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। तो ये दूसरे वाले ब्लॉक में होगा। तो एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, li होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, व्हाटएवर। ये भी आ गया। एंड देन यहाँ पे लास्ट में हमारा एक बटन था, ठीक है, उसमें मान लो प्लस ऐड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमने पिछले में देखा था ना कि बटन्स होते तो उनके पास बॉर्डर रहते थे ऑलरेडी, बस टेलविन सेशन में उन चीज़ों को वो हटा देता है। तो डिफॉल्ट पेपर सबके हट चुके हैं। एंड जो हमारा लेआउट है कुछ इस तरह का है, ये एंड देन ये, ठीक है। तो अब हम लोग को कम आइटम्स को इन तरह चीज़ों को रखने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला होता है ग्रिड सिस्टम एंड दूसरा होता है हमारा फ्लेक्स। तो हम लोग फ्लेक्स यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। क्लास इज इक्वल टू फ्लेक्स, इसको नहीं, ये जो डिजाइन है ना, ये इन तीनों कंपोनेंट्स को वो एक लाइन में लाना है। तो इसका जो पेरेंट है इसको हम लोग डिस्प्ले फ्लॉक्स कर देंगे। तो इनका जो कॉमन पेरेंट है इन ब्लॉक्स का, ठीक है, इन तीनों डिवीजन का कॉमन पेरेंट है ये। क्लास इज इक्वल टू, सिंपली हम लोग देंगे फ्लेक्स एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सारे आइटम्स एक रो में आ गए, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी और जस्टिफाई इस दो स्पेसिंग का, हॉरिजॉन्टल स्पेस आपको देना एंड वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट, तो हम लोग कर देंगे जस्टिफाई बिटवीन एंड, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक आपस में जितना पॉसिबल गैप हो सकता है इक्वल डिवाइड कर लेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट्स को ब्लॉक लेवल कर देता है, इसलिए सब कुछ एक लाइन में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हो, या तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तो ये सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा, या फिर एक और तरीका हो सकता है, ये जितनी एलआई हैं, ठीक है, क्लासेस को मैं इनको क्या कर दूँ इन लाइन, ये तब भी ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्स वाला तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि हम उसमें गैपिंग वगैरह अच्छे से दे सकते हैं। क्लासेस में मैंने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो सारे एलिमेंट्स आ गए एंड मैं चाहता हूँ कि गैप देना, गैप एंड डायरेक्शन एक्स एंड 4, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखो इनके बीच में गैपिंग आ गई, है ना। देखो अब पेरेंट के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं तो मैं यहीं से फॉन्ट साइज भी सेट कर सकता हूँ। टेक्स्ट टू एक्सेल दे दिया मैंने, ज़्यादा हो एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, या फिर एलजी कर देते हैं, ये सही है। फंट बोल्ड करना है मुझे, सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पे फंट, यहाँ पे लिख दूंगा मैं बोल्ड, ठीक है। अगर मान लो कोई क्लास में नहीं समझ में आ रही है कि मुझे इसका एक, ठीक है, कोई भी क्लास अगर आपको चाहिए, कुछ भी मन में आइडिया तो लाइक उसका बैकग्राउंड कलर सेट कैसे करना है, टेक्स्ट कलर कैसे सेट करना है, सिंपली आप यहाँ पे आओ, ये सर्च बटन आपको मिल जाएगी एंड जो भी सीएसएस के क्लास है आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो, ठीक। जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी देखी तो वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है कि ब्लॉक एलिमेंट्स कैसा दिखे, फ्लेक्स दिखे, ग्रिड दिखे, इनलाइन दिखे या ब्लॉक लेवल, ठीक है। तो मैं सिंपली याद दूंगा डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले आ गया एंड देखो हमारे पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन फ्लेक्स, टेबल, इनलाइन टेबल एंड टेबल कैप्शन, और भी हमारे साथ काफी ज्यादा है ना। और इसी में ये ग्रिड भी है, इनलाइन ग्रिड भी है, ठीक है। हमारे पास इतने सारे यूटिलिटी क्लास इसमें पड़े हैं। आउटपुट कहाँ गया, ओके। तो हमारा अब बारी आई हमारे बटन की, तो जो बटन है उसको डिजाइन करते हैं, है ना। तो यूआई किधर गई अपनी, ये रही ना। एंड देन बटन का मुझे कलर लेना है तो आप इसे क्लिक करते जाओ, ये रहा, यहाँ से आपको कलर मिल जाएगा। इन्होंने कलर के साथ ग्रेडियंट दे रखा है बैकग्राउंड, हम लोग एक ही कलर उठा लेते हैं, ये लीनियर वाला।
ठीक है, आपको यहाँ से सारे डिजाइन मिल जाएंगे। ओ कॉपी कर लेते हैं एंड देन आते हैं अपने डिजाइन पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास टेलविन में बहुत सारे कलर थे, मुझे इसका कलर बदलना है। तो हमने क्लास देखी थी ना, मुझे मान लो टेक्स्ट फॉन्ट कलर बदलना है तो मिल जाता है फॉन्ट कलर, तो यहाँ पे आ जा रहा है टेक्स्ट कलर करके। ये भी नहीं, टेक्स्ट कलर आ गया। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे बने बनाए क्लासेस हैं, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर हो सकता है ऐसा सिचुएशन आ जाए जो कि मुझे इनके बने बनाए क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे अपना कलर ऐड करना है ना, अपना कलर यूज करना है। तो पहला तरीका हो सकता है आप यहीं से आर्बिट्रेरी वैल्यू पास कर सकते हो। तो सिंपली आपको लिखना है टेक्स्ट हाइफन एंड ए स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू पास कर दीजिए हमारे हेक्सा वैल्यू तक। तो टेक्स्ट सारे कलर चेंज हो गए। ठीक है, तो मुझे उसका टेक्स्ट का कलर तो बदलना नहीं था, मुझे जो कलर बदलना था इस बटन का बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है, बैकग्राउंड BAC के बैकग्राउंड इमेज पोजीशन रिहाइज एंड देन कलर बीच में कहीं होगा, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए सिंपली जो यूटिलिटी क्लास है वो है हमारा BG। ठीक है, तो सिंपली हम आते हैं यहाँ पे BG एंड देन यहाँ पे हम कलर की वैल्यू पास कर देते हैं। तो कलर था जो हमारा वो इस तरह करके था, हैशटैग देखो हो गया ना। एंड देन हाँ कंटेंट और बॉर्डर्स के बीच में हमको कैप देना है, तो सिंपली हमको पैडिंग देना होगा। तो पैडिंग हमने देखा था, पैडिंग कैसे देते हैं, P एंड देन हाइफन देकर, है ना, P एंड देन जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास इतने सारे पैडिंग की वैल्यूज है। 2 के मल्टीपल में सारी चीजें चल रही है ना, 0 1 फिर 2 3, अच्छा 20। ठीक है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 2 14, 2 16, 2 8, 4 20, 4 24। ठीक है, तो इन्होंने यूटिलिटी क्लासेस कुछ बना के रखी है, तो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं कोई भी एक। मान लो पैडिंग मैंने दे दी 4, देखो है ना। तो ये सिर्फ मैं पे लिखूंगा तो ये हर तरफ से पैडिंग लेगा, बट मुझे चाहिए कि ऊपर नीचे एंड XY डायरेक्शन में मुझे कंट्रोल करना है ना। बटन देखो हमारा कितना स्लिक था, देखो है ना, जो बटन था ऊपर पैडिंग कम थी बट इस डायरेक्शन से ज्यादा थी। ठीक है, तो XY एंड Y डायरेक्शन में हमको काम करना है। तो मान लो मैंने दे दिया PX, मतलब X डायरेक्शन में हमको कितना पैडिंग चाहिए, मैंने दे दी 4, एंड देन मुझे Y डायरेक्शन में कितना चाहिए, मतलब टॉप बॉटम में मैंने दे दी 4। सेम सेम हो जाएगा, बट मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, नहीं मैं 1 कर देता हूँ, हाँ शायद चल जाएगा, है ना। एंड देन इन सबको भी मुझे मेन कंटेंट से थोड़ा सा कैप देना है, तो जिनका मेन कंटेंट है मैंने वहाँ पे दे दी पैडिंग 4, डन। ठीक है, हेडर हमारा रेडी। तो इस तरह में आपको कोई कंफ्यूजन होगी इन सब चीजों को अब अपने से प्रैक्टिस करने में? नो सर, काफी अच्छे नो से सर। समझा दिया सर। ठीक है, तो ये बढ़िया इस तरह सर वो से फिग्मा का लिंक, सर वो फिग्मा का लिंक हम लोग को भेज सकते हैं ताकि हम लोग भी प्रैक्टिस कर ले सर। हाँ ठीक है, मैं वो शेयर कर दूंगा। एंड देखना जो भी हमने यहाँ पे यूटिलिटी क्लास यूज की है, फ्लेक्स, जस्टिफाई बिटवीन, P4, ये देखना आउटपुट में ऑलरेडी जनरेटेड होगा। देखो PY4 जो हमने फ्लेक्स यूज किया है वो भी यहीं पे। सर आज के नोट्स हम लोग को मिल जाएगी क्या, जो कोड आप करते हैं सर? ये जो कोड है, ये सर जो पिछला कोड 2-3 क्लास के कराए थे सर, वो वाला आज वाला। पिछले क्लास के देखता हूँ, अगर पढ़ा होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, एंड देन मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ, ये सर जो स्टार्टिंग का या फिर जो अगले क्लास में मैं शेयर करता हूँ, ताकि मैं बताऊंगा कि आप लोग गिटहब के थ्रू कैसे चीजें शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, तो वो बल्कि बेटर होगा मेरे हिसाब से। ये सर स्टार्टिंग का जो सर HTML का टैग पढ़ाए थे वो वाला, CSS का जो बेसिक पढ़ाए थे, सारा एक बार हम लोग रिवीजन करके आएंगे, थोड़ा सा सर प्रैक्टिस हम लोग को भी हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके। बाकी एंड सर की आप लोग सर इसको जैसे प्रैक्टिस कि मैंने करिएगा। कॉलेज में मेरे पढ़ाते हैं सर, एक फीडबैक देना चाहते हैं। कॉलेज में पढ़ाते हैं सर आज तक इतना अच्छे से नहीं समझ में आया था, बट सर आपने ये एक नया डिजाइनिंग फिग्मा के थ्रू बता रहे हैं सर। ऐसे नॉर्मल वो लोग कराते हैं बट ऐसे डिजाइनिंग के थ्रू नहीं कराते हैं, तो एक नहीं काफी चीजें ये सर तो आप डिफरेंट करा रहे हैं।
एग्री करता हूँ, वो लोग हार्ड कोडिंग कराते हैं, बट जानते हो अगर हम एक माइंडसेट में अपने खुद से डिज़ाइन लेके चले, मुझे कैसा बनाना है ना, तो चीज़ें बहुत हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं कि मुझे ऐसा ही बनाना है एंड मैं ऐसे ही लेके हमारा अप्रोच आसान होता है ना? जैसे मुझे पता था मुझे कुछ इस तरह का लेआउट रेडी करना है, ठीक है? तो मैंने अपने माइंड में कुछ इस तरह का मैप क्रिएट कर लिया। कहाँ गया मेरा यस ये सर, लिया, है ना? वायर मैंने इस फ्रेमिंग। तरह के मैप ठीक है, मैंने एक वायर फ्रेम जनरेट की एंड देन मैंने उस हिसाब से एचटीएमएल की बॉडी क्रिएट की एंड देन मैं डायरेक्ट कंटेंट फिल करना शुरू किया एंड सीएसएस अप्लाई करना शुरू कर दिया। एंड यस ज़रूरत पड़ने सर, पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ चीज़ों को, ये है ना? सर तो इस तरह काफ़ी से चीज़ें चीज़ें लेके आसान हो चलोगे जा तो रही है, काफ़ी जैसे आसान हो वायर जाता है, हमको फ्रेमिंग की। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, हमारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है। तो ये जो अप्रोच है ना सबसे बेस्ट होता है। यस सर, थैंक यू सर। तो डिज़ाइन पे वर्क करना सीखो एंड जो इंडस्ट्री में अब ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है फिग्मा, तो फिग्मा से फ़ैमिलियर होना शुरू कर दो, ठीक है? अगर तुम फुल स्टैक डेवलपर हो या फिर फ्रंट एंड डेवलपर हो तो फिग्मा से फ़ैमिलियर होना शुरू कर दो। हाँ, डिज़ाइन बनाना भले ना आए लेकिन इसको यूज़ करना सीखो अच्छे से, ठीक है? जैसे ये डिज़ाइन है, मुझे इस डिज़ाइन में से ये फ़ोटो निकालना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक करते-करते मैं इस लेयर पे आ गया एंड इसी लेयर में ये मेरा फ़ोटो है, सिंपली एंड ये जो फ़ोटो है ना आप यहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, ये जो है एक्सपोर्ट, ठीक है? मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट फ़ोटो हट गया क्या? ठीक है? एंड देन सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट करो एंड यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो एंड देन एक्सपोर्ट, बूम, फाइल्स हमारा फ़ोटो हमारा डाउनलोडेड। Yeah, Subham sir, our time is now over. I think your next class, Python class. हाँ, ठीक है। Yeah. तो शेखर आपको चीज़ें समझ में आई ना? यस सर। ओके, ठीक है फिर आप अभी के लिए लीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।